देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 7 संक्रमित मामले, एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। 48 मरीज हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 167 तक पहुंची। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के आसार। केदारनाथ धाम के लिए आज से हवाई सेवा शुरू। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य। हेली सेवाओं की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है। हेली सेवाओं से तीर्थ यात्रियों को काफी मदद मिलेगी। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। स्टूडेंट्स को आज राहत मिलने जा रही है। आज से स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 6 महीने के लिए स्कूल का समय बदला जाएगा। अब स्टूडेंट्स को सुबह 9:30 बजे से आपको बता दें कि स्कूल पहुंचना होगा। दोपहर 3:30 बजे तक हालांकि छुट्टी कर दी जाएगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त आपको। देखिए, इस कोविड काल में जिस तरह से लगातार अनलॉक की तरफ अब राज्य सरकारें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और स्कूल्स को भी अब खोलने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। स्कूल्स खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं। इस दरमियान स्टूडेंट्स को बड़ी राहत ये मिली है। 6 महीनों के लिए स्कूल का समय बदल दिया गया है। अब स्टूडेंट्स को सुबह 9:30 बजे स्कूल पहुंचना होगा और दोपहर 3:30 बजे उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त आपको। स्टूडेंट्स के लिहाज से बड़ी राहत स्टूडेंट्स के लिए। 6 महीनों के लिए देखिए स्कूल का समय बदला जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि अब स्कूल की टाइमिंग जो है उसमें बदलाव किया गया है। शुरुआत सुबह 9:30 बजे से होगी, यानी कि 9:30 बजे स्कूल पहुंचना होगा सभी स्टूडेंट्स को और दोपहर 3:30 बजे उन स्टूडेंट्स की छुट्टी कर दी जाएगी। साथ ही कोविड देखिए कहीं गया नहीं है। तीसरी लहर को लेकर सभी राज्य सरकारें, प्रशासन चिंतित है और सतर्क भी, तो उसी को लेकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना अनिवार्य होगा। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त आपको। स्कूल्स के टाइम में बदलाव किया गया है। 6 महीनों के लिए स्कूल का समय बदला जाएगा। अब स्टूडेंट्स को सुबह 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना होगा। वहीं दोपहर 3:30 बजे तक स्टूडेंट्स की छुट्टी कर दी जाएगी। बड़ी जानकारी। स्टूडेंट्स के लिहाज से स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 6 महीने के लिए स्कूल का समय बदला जा रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ संचित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संचित, स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? पहले तो अभी आप ये बताइए, क्योंकि इस कोविड काल में स्कूलों को दोबारा से खोला गया है, तो तस्वीर क्या देख पा रहे हैं, एक वो और इससे जुड़ी और क्या जानकारी? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोविड काल में करीब 1.5 साल तक स्कूल बंद रहे, उसके बाद 1.5 साल बाद अब स्कूल खुले, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक उत्साह देखने को मिला। लेकिन साथ साथ जिस तरीके से सरकार लगातार कह रही है कि कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, हालांकि कोविड की रफ्तार कम हुई है लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसी को लेकर के जिस तरीके से सरकार ने थोड़ी गाइडलाइंस के साथ कुछ नियमावली के साथ जो स्कूल खोलने का फैसला लिया है, उसी के उसमें आप देखिए जब स्कूल खोले गए तो कहीं ना कहीं अभिभावक इससे नाराज नजर आए। बच्चों हालांकि इससे खुश थे लेकिन अभिभावक नाराज नजर आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार लगातार कह रही है कि कोविड काल खत्म नहीं हुआ, तीसरी लहर की अगर बात करें और कहा जा रहा है कि बच्चों पे बड़ा असर डालेगी, बच्चों के लिए बड़ा खतरा है, तो इसको स्कूल खोलने का फैसला जल्दबाजी का है। लेकिन सरकार धीरे धीरे इस फैसले को और अभिभावकों की बात सुनने के बाद अब जो स्कूल का समय है वो 9 बजे के आसपास से कर दिया गया है और देखिए 3 बजे तक का टाइम कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो अभिभावकों को मैनेज करने का काम किया है, उनसे एक समन्वय बनाने का काम किया है। पूजा, समय बदलने के पीछे की मुख्य वजह क्या निकलकर सामने आई है संचित? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए पहले जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प दिया जा रहा था, तो अभी क्योंकि समय बदला जा रहा है, तो क्या अभी भी ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प रहेगा या फिर ऑफलाइन ही क्लासेस होंगी? देखिए, मेरी काफी स्कूल संचालकों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने अभी भी ये प्रावधान रखा है। हालांकि अगर गाइडलाइन की बात करें या स्कूलों को लेकर जो नियमावली सरकार ने दी है उसमें ऑनलाइन क्लास का जिक्र नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें स्कूल संचालकों की, तो उन्होंने कहा कि कोविड को मद्देनजर रखते हुए जो स्कूल प्रशासन है वो इस तरीके से अपने उसको फॉलो करा रहा है फैसले को,
कि जो अभिभावक स्कूल अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते या जिनके पेरेंट्स अभी वैक्सीनेट पूरी तरीके से नहीं हो पाए, वो अभी घर से ही ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। इसको लेकर के काफी अभिभावक परेशान थे क्योंकि कहीं बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कहीं ऑफलाइन लेंगे। और साथ ही साथ आप देखिए तो स्कूल प्रशासन ने साफ तौर पर बात कही थी कि अगर किसी भी बच्चे को कोविड होता है तो उसका जिम्मेदार स्कूल प्रशासन नहीं बल्कि उसके अभिभावक, उसका परिवार होगा। इसको लेकर के भी एक संशय पेरेंट्स के मन में बना हुआ था। उसी को लेकर के सरकार ने जो प्रावधान निकाला है, एक तो समय बढ़ाने का प्रावधान निकाला है कि थोड़ा स्कूल लेट से किया जाए। हालांकि इसका कोई इतना फायदा होता है धरातल पर नजर नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात करें कि मैनेज करने का काम सरकार ने किया, तो मैनेज करने का काम सरकार ने अपनी तरफ से कर लिया है। चलिए ठीक है, एक तरह से अनलॉक की तरफ भी बढ़ना ही है और बढ़ते हुए यहाँ पर राज्य सरकारें और प्रशासन भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया संचित तमाम जानकारी के लिए। तो स्टूडेंट्स को देखिए बड़ी राहत मिली है, स्कूल के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अब स्कूल का टाइमिंग जो होगा अगले 6 महीने के लिए बताया जा रहा है कि सुबह 9:30 बजे से और दोपहर के 3:30 बजे तक ये वक्त रहने वाला है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आज से केदारनाथ धाम के लिए हवाई सेवा शुरू हो रही है। बड़ी जानकारी, कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा। हेली सेवाओं की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से देखिए की जा रही है। हेली सेवाओं से तीर्थ यात्रियों को काफी मदद मिलेगी। किराया जो है आने जाने का वो जरा आपको बता देते हैं कि गुप्तकाशी से केदारनाथ तक का किराया जो है 7,750 रुपए। फाटा से केदारनाथ तक का जो किराया है वो 4,720 रुपए बताया जा रहा है। और सिरसी से केदारनाथ तक का किराया जो है वो 4,680 बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आपको। केदारनाथ धाम के लिए आज से हवाई सेवा जो है वो शुरू कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संवाददाता धनराज की ओर रुख कर लेते हैं। धनराज, आपके पास क्या जानकारी, केदारनाथ धाम के लिए आज से हवाई सेवा शुरू कर दी गई है? जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा चल रही है तो कहीं ना कहीं यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि बारिश का मौसम लगातार चल रहा है और जिसके चलते भूस्खलन के मामले भी सामने आ रहे हैं और तमाम रास्ते बंद हो जा रहे थे और जाम लग जा रहा था। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हेली सेवा आज से शुरू कर दी गई है और जिसकी ऑनलाइन बुकिंग की गई है कि ऑनलाइन बुकिंग ही आप करा सकते हैं और केदारनाथ आप जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए तमाम जो सुविधाएं हैं और कोरोना काल का जो प्रोटोकॉल है वो भी मान्य होगा और साथ ही जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन करना भी अनिवार्य होगा। साथ ही इसके रेट भी तय कर दिए गए हैं। जिस तरीके से देखा कि आपने बताया कि जो केदारनाथ से आने का किराया है वो अलग तरीके से तय किया गया है, सभी जगहों का अलग अलग किराया तय किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर निकलकर उत्तराखंड से सामने आई है कि जिस तरीके से एक राहत वाली बात है कि यात्रियों को अब राहत मिल पाएगी कि वो डायरेक्ट हेली सेवा के माध्यम से केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। जी किन तमाम बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होने वाला है धनराज? जी पूजा, बिल्कुल यदि कोरोना गाइडलाइंस की बात करें तो कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन करना होगा, यानी कि मास्क लगाना सभी को अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा और साथ ही सैनिटाइजर भी करके तभी हेली सेवा का आनंद वो लोग उठा सकते हैं और उसके बाद ही वो हेली सेवा से यात्रा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो कोरोना काल की प्रोटोकॉल है इसका पालन करना अनिवार्य किया गया है। जी चलिए ठीक है धनराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में आपको बता दें केदारनाथ धाम के लिए आज से हवाई सेवा जो है वो शुरू हो गई है। जो यात्री वहां पहुंच रहे हैं उनके लिए राहत की खबर ये है। और इसी के साथ आपको उत्तराखंड के चुनावों से जुड़ी जानकारी भी बताते हैं। अगले ही वर्ष देखिए उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले देवभूमि में चुनावों से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी सरकार बेरोजगारों और युवाओं को भ्रमित कर रही है, ये आपको बता दें कि कोठियाल कहते हुए नजर आए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी सत्ता में आने पर हर घर को रोजगार देगी। रोजगार को लेकर सत्तासीन सरकार पर निशाना साधता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू है, ये आपको बता दें कि कोठियाल ने बोला है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त आपको उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई, जिसमें आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो एक तरीके से तीसरी पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश उत्तराखंड में करने की कोशिश कर रही है, उसने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है
और अजय कोठियाल ने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी सरकार बेरोजगारों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है और युवाओं को भी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, उत्तराखंड में भी चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी है। आम आदमी पार्टी जो अपने आप को तीसरी पार्टी के रूप में वहां पर स्थापित करने की कोशिश में जुटी हुई है, बीजेपी सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधती नजर आ रही है कि युवाओं और बेरोजगारों को भ्रमित कर रही है बीजेपी सरकार। जी पूजा, देखिए लगातार जो आम आदमी पार्टी है अपने आप को यहाँ विस्तार देने की कोशिशों में लगी हुई है। लगातार उनके जो पार्टी के शीर्ष नेता है यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यहाँ 2-3 दौर का दौरा भी कर चुके हैं और तमाम लोक लुभावन वायदे और घोषणाएं भी कर गए हैं। घर घर गारंटी कार्ड, जॉब गारंटी कार्ड बांट रहे हैं और इसके साथ ही दोनों मंडलों को फोकस करके उन मंडलों के आधार पे, मंडलों के लेवल पे किस तरह की समस्याएं है उसको आइडेंटिफाई करके उसको काउंटर कर रहे हैं बीजेपी, खासकर सत्ताधारी बीजेपी पर। उसी के आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे मुख्यमंत्री पद के दावेदार है आम आदमी पार्टी के, जो उनका जिस पार्टी ने अपना सीएम का चेहरा घोषित किया है, रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल, वो लगातार सरकार की कमियों की ओर इशारा करते हुए, इशारा क्या खुल करके ही उसको केंद्र में रख करके जनता के बीच बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार किन किन मोर्चों पे फेल है। अभी उन्होंने एक हंगामा किया कि आरटीआई के माध्यम से रोजगार को लेकर के डाटा निकाला और एक कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी जो आउटसोर्स करती है, जो सरकार के यहाँ इम्पैनल है काम करने के लिए, उसके माध्यम से कुछ पैसे दे करके अपनी नौकरी लगवा ली और फिर सचिवालय जाके नियुक्ति पत्र मांगा और बोले मुझे ज्वाइन करना है। चौकीदार की नौकरी लगी उनकी, 8,000 रुपए तनख्वाह और 25,000 उनको रिश्वत देनी पड़ी। तो आप समझिए इस तरह के जो एक्ट है, आम आदमी पार्टी अपने आप को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो चाहे फ्री बिजली का वादा हो, फ्री पानी का वादा हो या जॉब गारंटी कार्ड का, इस तरह से वो सरकार की तमाम कमियों को। हाँ, इस चुनावी स्टैंड में धीरेन्द्र आम आदमी पार्टी कहाँ पे स्टैंड करती हुई अभी नजर आ रही है? क्योंकि देखिए दिल्ली मॉडल को लेके भले ही उत्तराखंड में वो जाए, ऐलान किए जाए, गारंटीज दी जाए, लेकिन वहां की जनता पर कितना प्रभाव उन दावों का, उन गारंटीज का पड़ रहा है, क्या तस्वीर दिख रही है? देखिए पूजा, दिल्ली जो आम आदमी पार्टी है उसका कोई सांगठनिक ढांचा उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसने दिल्ली में एक मिरेकुलस विक्ट्री हासिल की और लगातार 2-2, 3-3 बार, उसी के आधार पे उसे लगता है कि उत्तराखंड में भी वो कुछ इस तरह का कर लेगी। लेकिन उत्तराखंड की जो सियासत है वो बिल्कुल दिल्ली से अलग है। यहाँ का जो समाज है, यहाँ का जो भूगोल है, वो सब कुछ दिल्ली से बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए यहाँ के नेता कहते हैं कि जो मुफ्तखोरी का चारा फेंक रही है आम आदमी पार्टी, वो उत्तराखंड के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही एक तरह से आत्म सम्मान को महत्व देने वाले लोग हैं, तो ये मुफ्तखोरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और उनकी सियासत को अगर देखें तो पूरी आम आदमी पार्टी की सियासत दूसरे दलों के जो असंतुष्ट नेता हैं, जो बगावती नेता हैं, उन्हीं के आधार पे वो टिकी हुई है। उनका जो भविष्य है उन्हीं पे टिका हुआ है। बीच में आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी कि कुछ कैबिनेट मंत्री, कई सारे विधायक उनके संपर्क में है और जल्द से जल्द वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन दावा भले आम आदमी पार्टी कर रही थी, काम बीजेपी ने करके दिखाया। उसने 2-2, 3-3 विधायक अलग अलग दलों से जोड़ लिए, अपने आप से उधर से तोड़े और इधर जोड़ा। तो इस तरह से देखे धरातल पे काम तो बीजेपी कर रही है। आम आदमी पार्टी की सियासत का जो आधार है वो बगावती और असंतुष्ट नेता है। वो तभी पता चलेगा कि कैसे और कितने नेता उनके पास आते हैं। ये चुनाव के समय पता चलेगा कि किसका टिकट कटता है, कितना प्रभाव वहां की जनता पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल का, उनकी गारंटीज का और तमाम वादे जो उनकी तरफ से मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। वो चुनावी वक्त में ही देखे पता चल पाएगा। धीरेन्द्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड में पौड़ी पहुंच रहे हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण वो वहां करेंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को घसियारी किट दी जाएगी और मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तराखंड से आपको दे रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज पौड़ी दौरा रहने वाला है। उत्तराखंड देखिए वो पहुंच रहे हैं, जहां वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ विशाखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। विशाखा, आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के पौड़ी में पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी उनके कार्यक्रम की?
जी बिल्कुल पूजा, जैसा कि पहले से तय था, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा है। उत्तराखंड के पौड़ी में राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे, जहां पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, पेशावर कांड का जिन्हें नायक कहा जाता है, और उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में एक अहम जो भूमिका है वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की रही है। उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित रक्षा मंत्री के द्वारा की जाएगी। इसी के साथ साथ जो घसियारी कल्याण योजना है राज्य सरकार की, उसका भी वहां पर एक तरीके से लोकार्पण राजनाथ सिंह के द्वारा किया जाएगा। तमाम जो महिलाएं हैं, पहाड़ी महिलाएं हैं, वहां पर घसियारी जो कल्याण किट दी जाती है इस योजना के माध्यम से तमाम ग्रामीण महिलाओं को, वो राजनाथ सिंह के द्वारा दी जाएगी। और तमाम जो फिलहाल चुनाव को देखते हुए चुनावी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, केंद्रीय नेता उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। और समझिए कि यह शुरुआत राजनाथ सिंह के दौरे से हो चुकी है। अभी आगामी 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह जी उनका भी दौरा है, और उससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पौड़ी गढ़वाल पहुंच रहे हैं। तो एक तरीके से चुनावी मायने भी इसके यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया विशाखा तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से कोरोना से जुड़ी जानकारी आपको देंगे। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 7 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। एक भी मरीज की हालांकि मौत नहीं हुई है, और 48 मरीज जो हैं वो भी ठीक होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस लौटे हैं। सक्रिय मामलों की संख्या अब 167 तक पहुंच गई है। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से आपको दे रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई। पिछले 24 घंटों की यह अपडेट है, जिसमें 7 संक्रमित मामलों की पुष्टि की गई है। और कोरोना की रफ्तार में उत्तराखंड में देखिए लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 7 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, और 48 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या जो है वो भी 167 तक पहुंच गई है। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी आती हुई देखिए नजर आ रही है। इसीलिए वहां पर अनलॉक की तरफ भी अब राज्य सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्कूल्स खोले गए हैं, साथ ही कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, बाजार खोले जा रहे हैं नए एसओपी के साथ। तो ई पास बनने के बाद जो 4 धाम है उसके यात्रियों को दिक्कतों का सामना अब करना पड़ रहा है। उससे जुड़ी जानकारी आपको देते हैं। 4 धाम आने वाले यात्रियों ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि सरकार को ई पास सर्टिफिकेट को हटा देना चाहिए। सरकार द्वारा 4 धाम यात्रा खोल दी गई है। 4 धाम में कई प्रदेशों से यात्रियों का आना शुरू हो चुका है। चारों धामों के दर्शन के लिए आए यात्रियों ने सरकार द्वारा बने नियमावली पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है। यात्रियों का कहना है कि सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली से कई यात्रियों को 4 धाम के दर्शन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 4 धाम आने वाले यात्रियों ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि जब हम कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज के प्रमाण पत्र के साथ यात्रा कर रहे हैं तो सरकार को ई पास सर्टिफिकेट को हटा देना चाहिए, जिससे यात्री 4 धाम यात्रा आसानी से कर सके। महाराष्ट्र से आए, जो सरकार ने देवस्थान के लिए ई पास बनाया वो जल्दी से जल्द कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि इधर बिल्कुल भीड़ नहीं है। गंगोत्री में हम लोग हैं, अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो भीड़ ज्यादा होने के लिए ज्यादा किधर है, गवर्नमेंट बोलता है तो जल्दी से जल्द से ई पास कैंसिल करो। आरटीपीसीआर और हमारा ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने ई पास कैंसिल होना चाहिए। उत्तराखंड के चारों धाम जो यात्रा है, मेन देवस्थान में सरकार ने जो बंदी लगाया है ई पास का, वो गलत बात है। क्योंकि इतने महाराष्ट्र ऑल इंडिया से सब लोग यात्रियों देव दर्शन के लिए आते हैं, और सब ने 2 वैक्सीन किया है, आरटीपीसीआर किया है, तो भी गवर्नमेंट ई पास के ऊपर ही क्यों अटकी है। ई पास कैंसिल करना चाहिए, उसके लिए यात्रियों की बहुत तकलीफ होती है। चलिए पंजाब से आपको अगली खबर देते हैं। पंजाब में आज से शुरू नहीं होगी धान की सरकारी खरीद। केंद्र सरकार ने खराब मौसम का हवाला देकर सरकारी खरीद को रोक दिया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त पंजाब से आपको। केंद्र सरकार ने खराब मौसम का हवाला दिया है और सरकारी खरीद को रोका है। केंद्र के पत्र के बाद सीएम चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। धान की खरीद शुरू करवाने के लिए पीएम ने दखल देने की मांग उन्होंने उठाई है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त। पंजाब की सब्जी मंडियों में खरीद शुरू करने के लिए
सभी प्रबंध जो है वो किए जाने चाहिए। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ये बात कही है। ज्यादा जानकारी के साथ नवदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रीजनल हेड है पंजाब से। नवदीप, पंजाब में आज से धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होगी, क्या जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है? देखिए, बिल्कुल पूजा, कहीं ना कहीं चाहे वो पंजाब की बात करे या फिर हरियाणा की बात करे, दोनों राज्यों के अंदर ही सरकारों ने 1 अक्टूबर से धान की जो सरकारी खरीद है उसको शुरू करने का ऐलान किया था। सभी प्रबंध किए गए थे, 2 दिन पहले भी ऑर्डर किए गए थे कि इसके लिए जो अतिरिक्त मंडियां बनाई गई हैं, कोविड से बचाव के लिए तमाम व्यवस्था की गई है। लेकिन कल देर शाम को अचानक से केंद्र सरकार की तरफ से जो चिट्ठी मिली है उसके मुताबिक फिलहाल जो धान की खरीद को है वो 10 दिन के लिए रोक दिया गया है। केंद्र सरकार ने यही हवाला दिया है कि चाहे वो पंजाब चाहे हरियाणा, कई जगह पर लगातार बारिश हुई है जिसकी वजह से जो नमी है मौसम के अंदर वो बहुत ज्यादा है। उस वजह से जो फसल आएगी उसमें भी मॉइस्चर की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, जिस वजह से सरकारी खरीद के जो मापदंड है उसके अनुरूप धान की फसल नहीं हो पाएगी। जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसको आज से की बजाय 11 तारीख से इसको शुरू किया जाए। हालांकि पंजाब के जो खाद्य व आपूर्ति मंत्री हैं भारत भूषण आशु और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने कल इस बाबत पंजाब के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और कहा है कि धान की खरीद को लेट ना किया जाए बल्कि उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि किसानों को मंडी के अंदर दिक्कत ना आए, क्योंकि कई मंडियां ऐसी जगह पर नवदीप, एक तरफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, किसानों की नाराजगी है और ऐसे समय में इस तरह का फैसला देना कि उनकी फसल जो है, उनकी धान जो है उसकी सरकारी खरीद भी नहीं होगी, क्या वो नाराजगी को और बढ़ा देगा? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा जरूर पड़ता है, क्योंकि पूजा, हालांकि मैं आपको बताऊं कि 1 तारीख से बहुत ज्यादा फसल मंडियों में नहीं आती, इक्का दुक्का मंडियों में ही किसान फसल लेकर जाता है। अभी तक फसल तैयार नहीं हुई है, लेकिन जो भी किसान पिछले 1 या 2 दिन से अपनी मंडी के अंदर फसल लेकर बैठा, अगर उसकी फसल खरीद नहीं होगी तो जाहिर सी बात है सरकार के खिलाफ गुस्सा जो है वो जरूर जाएगा। यही कारण है क्योंकि चुनावी साल है, तो ऐसे में सरकार जो है वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, पंजाब सरकार भी नहीं चाहती थी। हालांकि मैं अगर मुझे बताऊं, पिछली बार जब गेहूं की खरीद हुई थी तो पंजाब सरकार ने खुद गेहूं की खरीद को 1 हफ्ते के लिए कहीं ना कहीं पीछे कर दिया था, क्योंकि व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई थी। क्योंकि अभी चुनावी साल है, इस वजह से खासतौर पर पंजाब सरकार भी नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके की कोई लेट लतीफी हो, अगर धान आया है नहीं आया। लेकिन ये संदेश वो पंजाब के किसानों को, पंजाब के आम लोगों को नहीं देना चाहते कि उनके पास किसी व्यवस्था की कमी है और व्यवस्था की कमी की वजह से जो खरीद शुरू नहीं हो पाई है। यही कारण है कि आप देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी ने कल जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से पत्र मिला, उन्होंने पीएम मोदी को सीधा पत्र लिखा और इस पूरे मामले में उन्होंने उनके हस्तक्षेप की मांग की है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करिए और दोनों ही राज्यों के अंदर जो खरीद प्रक्रिया है उस पर 10 दिन का विलंब नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर की दिक्कत है तो उसके लिए सरकारी मापदंड है, उसके लिए सरकारी एजेंसियां देख लेंगी, लेकिन खरीद को आगे टालना ये कहीं ना कहीं एक गलत संदेश देना जैसा होगा। फिलहाल अब देखना होगा कि आज जब दोबारा बातचीत होगी, चाहे वो खाद्य सचिव हो या खाद्य आपूर्ति केंद्रीय मंत्री हो, अगर उनसे आज बातचीत होगी मुख्यमंत्री की तो क्या कुछ नतीजा निकलता है, ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। पूजा, चलिए ठीक है नवदीप, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। अगले खबर की ओर आगे अब बढ़ते हैं। पंजाब से ही अगली खबर सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने, आपको बता दें कि सेक्टर 9 स्थित पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया है। पंजाब के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने चंडीगढ़ के माफ कीजिएगा, सीएम चन्नी ने नहीं, डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने औचक निरीक्षण वहां किया है। वहीं पंजाब के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ डीजीपी भी मौजूद रहे। चेकिंग के दौरान अधिकतर अधिकारी ड्यूटी पर पाए गए, जबकि कुछ कर्मचारी लेट पहुंचे। और इस दौरान गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 9 बजे ड्यूटी पर हाजिर रहने के आदेश दिए हैं। इसलिए जनता की शिकायतों के निवारण के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर दफ्तरों में पहुंचे और जनता का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। चलिए, खबरों में मेरे साथ अभी बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।